हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से सारे के सारे प्यारे बच्चों को जल्दी से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना है और फटाफट से बताना है कि जो ऑडियो है और जो वीडियो है क्या वो आप लोगों को एकदम परफेक्टली सुनाई दिखाई दे रही है। अगर हाँ तो थम्स अप कर रहे हैं, थम्स अप करके बताना कि यस सर एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है। और फिर बेहतरीन तरीके से हम लोग आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक नए सेशन की शुरुआत हो रही है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो एससीएफ एलसीएम को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एवरेज भी आपको कंप्लीट कराया जा चुका है, यानी कि दो बेसिक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं परसेंटेज का पूरा बेसिक आपको बताने वाला हूँ। कल आपके पास जो है वो पूरा संडे का टाइम रहेगा, तो संडे के टाइम में आपको करना ही है कि अच्छे से आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें मैं आज आपको होमवर्क में दूंगा या जितनी चीजें आपको समझाऊंगा उन सारी चीजों का जाके आपको घर पर रिवीजन करना है और जो भी होमवर्क में है उस होमवर्क को कंप्लीट करके आना है, क्योंकि जब आप अगले सेशन में बैठोगे तभी आपको जो है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेके चलता हूँ आप लोगों को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी थी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एवरेज में इंक्लूडिंग वाले क्वेश्चन कराए थे, एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चन आपको कराए थे और साथ ही साथ जो इक्वली रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने वहाँ पे किए थे और आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए थे। आज मैं आपको क्या करने वाला हूँ, तो आज हम आपको परसेंटेज का बेसिक कराएंगे कि परसेंटेज होता क्या है। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अगली बात हमको ये सीखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी परसेंटेज वाली वैल्यू है तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उनके फॉर्मूले के बारे में बात करना है और फिर हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से वन बाय वन करके सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जो लोग अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जस्ट आपको सर्च करना होगा मैथ्स बाय शिवम सर। जो लोग भी नए बच्चे हैं वो यहाँ से क्लास को लाइव करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव से पहले अगर आप बीच में आपने कहीं क्लास ज्वाइन किया था तो यहाँ से मैंने कहा लाइव क्लास आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहली वाली चीजों को आप आराम से बैकलॉग में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। टेलीग्राम से जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो मैंने कहा मैथ्स बाय शिवम सर के नाम से टेलीग्राम को सर्च करना है और यहाँ पे क्या हो जाना है, आपको कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और जानते हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखिए अगर आप ध्यान से समझोगे तो परसेंटेज जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पर आता है, दूसरा हमारे पास सेंट आता है। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर यहाँ पे परसेंटेज बनता है। पर का मतलब हिंदी में होता है प्रति और सेंट का जो हिंदी मतलब है वो हमारे पास क्या है, 100। सेंट का हिंदी क्या है, 100 है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली मतलब का मतलब जाने, थोड़ा मीनिंग जाने कि पर का मीनिंग क्या होता है, जहां पर भी बेटा ये शब्द यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। जहां कहीं भी ये शब्द यूज होगा उसका मतलब डिवीजन यानी कि विभाजन से है। ठीक है, और सेंट का मतलब तो मैंने अभी बताया, सेंट का मतलब क्या है, 100। सेंट का मतलब क्या है, 100। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो ये हमारे पास क्या है, ये। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बताइए मेरे भाई परसेंटेज जो है वो है क्या, तो आप कहोगे सर परसेंटेज है डिवीजन बाय 100। परसेंटेज क्या होता है, डिवीजन बाय 100, यानी कि जब हम किसी भी चीज को 100 से विभाजित करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, परसेंट यानी कि प्रतिशत बोला जाता है। जैसे उदाहरण में मैं बात करूं आपसे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने 3 एक वैल्यू है, मान लीजिए 3 को हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया, ये क्या कहलाएगी, परसेंटेज। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक 17 हमारे पास वैल्यू है, इस 17 में मैंने 100 से भाग कर दिया तो क्या कहलाएगा, परसेंटेज। अगर मैंने एक वैल्यू ए है, ए को 100 से भाग कर दिया तो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई हमारे पास लिखा था, एक्स इंटू वाई, इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज। तो कोई भी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे अकेला एक्स लिख लो, एक्स अपॉन 100, वाई अपॉन 100 एंड डॉट डॉट, किसी भी वैल्यू को जब हम 100 से भाग करते हैं तो मैंने कहा वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है प्रतिशत। और जरा गौर से देखो, अगर आप इन सारे बिंदुओं को, ये सारे पॉइंट अगर आप एक साथ देखेंगे तो एक बार में हम इनको क्या कह सकते हैं, एक बार में हम इनको कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शंस हैं, यानी कि भिन्न है। अगर एक बार में आप एक नजर में इनको देखोगे तो एक नजर में ये सारी की सारी क्या आएंगी, सारी की सारी आपको फ्रैक्शन नजर आएंगे, यानी कि भिन्न नजर आएंगे। और वैसे मैंने क्या कहा, वैसे मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वही हमारे पास क्या है, प्रतिशत है। अभी मैंने केवल आपको नाम का मीनिंग समझाया और नाम के मीनिंग के यहाँ पर आपको समझाया कि प्रतिशत हमारे पास जो है वो होता क्या है। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको डेफिनेशन में लिख के दी है कि परसेंटेज जो है वो हमारे पास क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। और कैसी फ्रैक्शन है, एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, यानी कि 100 होता है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। प्रतिशत हमारे पास एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अब मैंने ये क्यों कहा, देखिए जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होती है तो सारे बच्चे यहाँ पे समझ लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन क्या है, यानी कि भिन्न क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए भिन्न के बारे में यानी कि फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी किसी भी वैल्यू को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी किसी भी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि भिन्न बोलते हैं। जैसे उदाहरण में अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि क्या 1/2 फ्रैक्शन है, आप कहोगे हाँ, 2/3 हाँ, 3/4 हाँ, 7/100 हाँ, 5/21 हाँ, तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन है। ऐसी कोई भी वैल्यू जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है, जहां पे q की वैल्यू 0 ना हो, उन सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, सारी वैल्यू को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सारी की सारी फ्रैक्शन हमारे पास प्रतिशत नहीं है। मैंने कहा केवल वो वाली भिन्न, वो वाली फ्रैक्शन ही प्रतिशत है जिसमें 100 का भाग है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या 1/2 जो है वो परसेंटेज है, आप कहोगे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 जो है क्या ये वाली फ्रैक्शन प्रतिशत है, आप कहोगे नहीं। अगर मैं पूछूं ये जो 3/4 लिखा है क्या ये प्रतिशत है, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब सारी की सारी जो भिन्न है, ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट परसेंटेज, सारी की सारी फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं है। ओनली दोज फ्रैक्शंस आर परसेंटेज व्हिच डिनोमिनेटर इज 100। केवल वही फ्रैक्शंस प्रतिशत होंगी जिनका डिनोमिनेटर यानी कि हर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है कि सारी की सारी फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं है, लेकिन सारी की सारी परसेंटेज वाली वैल्यू फ्रैक्शन। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज एक भिन्न है और कैसी भिन्न है, व्हिच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, इससे पहले भी आपको यहाँ पे उदाहरण दिए थे। ठीक है, तो सारे बच्चे मेरे को कंफर्म करेंगे कि क्या सारे बच्चों को डेफिनेशन क्लियर है। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से कि क्या आप सारे लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि कैसे हम इसको मतलब डेफिनेशन क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, तो सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे एकदम जो है वो डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, तो नियम समझ लीजिए और रूल क्या है। अगर हमको किसी भी फ्रैक्शन को
किसी भी फ्रैक्शन, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, कि कंसेप्ट क्या है और फिर आप लोग ट्रिक समझ लीजिएगा जल्दी से कि ट्रिक हमारे पास क्या बनेगी। ठीक है, इसका मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ और फिर आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। लेकिन ट्रिक आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो मैं सीधा पहले ट्रिक आपको बता देता हूँ। लेकिन ट्रिक ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन लिखी है और मान लीजिए इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी फ्रैक्शन को जब आपको प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसको 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4, अगर हम इस 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25%। मान लीजिए फ्रैक्शन हमारे पास 1/10 है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10%। कठिन वैल्यू के लिए लेते हैं, जैसे 1/3 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 100/3 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 33 से ही 1/3% आएगा। तो ये ट्रिक आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है और आपको अच्छे से आती है, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन हमेशा रहा होगा, और वो कंफ्यूजन ये रहा होगा कि सर अगर हम 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 50 आना चाहिए, ये आपने 50% क्यों लिखा है? अगर हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 25 आना चाहिए, ये आपने 25% क्यों लिखा? अगर हम 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 10 आना चाहिए, आपने 10% क्यों लिखा? तो ये कंफ्यूजन आपको छोटी क्लास से रही होगी। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमको जानना है क्या कंसेप्ट। देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आप समझ जाओगे। जैसे हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है और मैंने बताया आपको कि इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज की मैंने डेफिनेशन बताई आपको। एक मिनट रुकना बेटा सारे लोग, आता हूं मैं 1 मिनट में। प्यार की आंखें, मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आंखें। चलिए तो बैक टू पवेलियन आ चुका हूं मैं। आपको मैं बता रहा था क्या, आपको मैं बता रहा था कंसेप्ट इसका। देखिए जैसे हमारे पास 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/2 हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो आपको मैंने परसेंटेज की डेफिनेशन क्या बताई, परसेंटेज की डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल सी बताई मैंने, और मैंने कहा कि परसेंटेज वही होता है जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है। तब देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें 100 बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 की एंट्री करनी पड़ेगी, तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम केवल नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ऊपर नीचे दोनों 100 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इस वैल्यू को, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जो ऊपर वाला डेटा है, अगर केवल हम इस डेटा को सॉल्व करें तो हमारे पास 50 आ जाएगा, तो 50/100 होगा, और इसी का मतलब है बेटा 50%। इसी का मतलब क्या है, 50%। इसीलिए जो 1/2 है इसकी वैल्यू 50% के बराबर होती है। और देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1/4 जो मैंने वहां पे उदाहरण दिया वही ले रहा हूं यहाँ पे। तब देखिए जैसे हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा, और इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 × 100 और अपॉन में 100। ठीक है, और अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, 25/100 यानी कि वैल्यू कितनी बनेगी, 25% बनेगी। तो कंसेप्ट हमारा पूरा ये है, लेकिन हम करते ये वाला काम ही है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस बेसिक कंसेप्ट में तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो आंसर है ना वो हमारा केवल इस ऊपर वाली वैल्यू से ही डिसाइड होना है। आंसर जो है वो हमारे पास केवल ऊपर वाली वैल्यू से डिसाइड होना है। ये जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर अपॉन में 100 आ रही है ये तो कांस्टेंट है। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, किसी भी फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में पहुंचेंगे, किसी भी फ्रैक्शन से जब भी कभी हम परसेंटेज पे पहुंचेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सभी जगह आना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने मन में बिठा लेते हैं कि अगर हम केवल ये ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लें। आप देखो गौर से, ये केवल ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये केवल ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये केवल ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये केवल ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है। यानी कि एक्चुअल में देखेंगे तो इसके भी अपॉन में 100 है, इसके भी अपॉन में 100 है, इसके भी अपॉन में 100 है, इसके भी अपॉन में 100 है। लेकिन क्योंकि ये सभी जगह कॉमन था इसलिए हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं समझी। अपना समय बचाने के लिए हम लोग बस क्या करते हैं, हम लोग केवल इतना काम कर लेते हैं और हमें मान लेते हैं कि कितना हो गया, 50%। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में इसके अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि केवल हम ऊपर वाली वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, कैसे कोई भी भिन्न जो है, फ्रैक्शन का मतलब भी मैंने बताया था आपको कि भिन्न होती है, भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन। यहाँ पर हमने क्या सीखा है, भिन्न से प्रतिशत में कैसे हम परिवर्तन करेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सीखा है। भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन, ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सीख लिया, और उसका कंसेप्ट भी आपको बता दिया, उसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी कि कंसेप्ट उसका क्या है और उसकी ट्रिक क्या है। और आपका ये छोटी सी क्लास से जो अभी तक डाउट चला रहा है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं जिनको मैंने ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करके दिया है, तो आपका यहाँ से ही हमारा पहला होमवर्क बन जाता है। ठीक है, यहाँ से ही आपका फिर से एक नया होमवर्क बन जाता है, और आपका होमवर्क क्या है वो आप समझ लीजिएगा। देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखी हैं इनको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, याद करना है। और कैसे याद करना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ जरा 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो आपको याद होना चाहिए 1/1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आपको याद होना चाहिए 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो आपको याद होना चाहिए 1/3। यानी कि ये फ्रैक्शंस जो है वो आपको इस तरीके से क्या करनी है, याद करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके सामने, यही आपका कल का होमवर्क है। यानी कि पूरे संडे में आपको क्या करना है, इन सारी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शंस आपको याद करनी है। जितनी भी ये परसेंटेज वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, मैंने कहा इन सारी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन याद करना ये आपका काम है। तो कैसे याद होगी, पहला आपका काम होगा कि पहले तो आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा, सॉल्व करिएगा, और जब आप इसको कन्वर्ट करना सीख जाओगे, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मैंने सारी वैल्यूज डायरेक्ट लिख दी। जब आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा कि 100% इसके बराबर है, 50% इसके बराबर है, 33 सही 1/3% इसके बराबर है, 25% 1/4 है, 20% 1/5 है। तो ये आपका होमवर्क यहाँ से बनने वाला है। इसको आप लोग क्या करना, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस कन्वर्जन है, इनको आपको याद रखना है। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर हमको कभी भी प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन,
तो प्रतिशत से जो भिन्न है उसमें कैसे परिवर्तन किया जाएगा ये हमको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। ठीक है, आइए समझते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन हम कैसे करेंगे। समझिए इसको। देखिए जैसे पुराने वाले का उल्टा है, जैसे कोई भी वैल्यू हमारे पास दी, मान लीजिए 30% दी है, तो पुराने में हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे यहाँ पे 100 से क्या करना है, डिवाइड। और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रैक्शन में। आप देख लीजिए, कोई भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया, और ले लेते हैं दूसरा उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 25% है और इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 में 100 का भाग लगा देंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए कोई भी वैल्यू, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 60% वैल्यू है और इसको हमको क्या करनी है, फ्रैक्शन बनानी है, तो केवल 60 को हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो जब ये काम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है जो 130% यहाँ पे लिखी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी फ्रैक्शन बताइए, तो आपको क्या करना है, केवल 130/100 करना है और जैसे आप ये काम करेंगे तो फ्रैक्शन आपके पास कितनी हो जाएगी, 13/10। यानी कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो बड़े आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 33/1/3% और हमसे कहा जाए कि इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे। तो रूल कभी नहीं बदलता, मैथमेटिक्स की खासियत ये होती है कि क्वेश्चन को देख के रूल नहीं बदलता, रूल वही है। हम ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 का 33 में मल्टीप्लाई होगा 99 और 99 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 100/3 हो गया और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 तो कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वैल्यू है 57 होल 1/7% और मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मतलब इस परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 57 सही 1/7, ये तो हमारे पास ऐसे ही आएगा और अपन में हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो 5 का 7 में 35 यानी कि 350, 7 7 49, 350 में चल जाएगा 399, 399 में जोड़ा कितना, 400। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400/7 आएगा और यहाँ पर कितना है, 100 है। 100 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 4/7 मिलेगी। देखिए कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 11 सही 1/9%। अगर मैं कहूँ कि इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 11 सही 1/9 में हमको भाग करना पड़ेगा कितने का, 100 का। 100 का भाग लगाएंगे, 11 का 9 में 99, 99 100, यानी कि 100/9 बनेगा और अपन में हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/9। कितना बचेगा, 1/9। कोई भी वैल्यू आप देख लीजिए, किसी भी वैल्यू को देख लीजिए, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 32.5 है, 32.5% ये हमारे पास वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 32.5 तो ऐसे रहेगा, इसको हम 100 से भाग करेंगे, थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो अपन में कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। फिर 25 से इसको कट कर दो, तो 25 से कट करोगे तो 25 से कम 25 50 25 75 और 25 100, यानी कि ओवरऑल ये डेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 13/40। चलिए सारे के सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे फटाफट से जल्दी से कंफर्म करें कि क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि कैसे हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सारे बच्चे जल्दी से कंफर्म करेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाए। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, आरती करिए, 13/10 कैसे है, अरे बेटा यहाँ पे देखो 13 से 10 से भाग कर दो, 10 से 13 बार जाएगा, 10 में से 10 बार भाग जाएगा, 0 से 0 हटा दो, 13/10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारे बच्चों को क्लियर हो गया। देखें ये मैंने आपको जो याद करने के लिए दिए हैं फ्रैक्शंस, इनका थोड़ा सा यूज समझिएगा कि इनका यूज क्या है, लाइक क्यों हमको याद करनी है, वो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन का यूज समझ में आ जाएगा तो आपके लिए चीजें क्या बन जाएंगी, आसान बन जाएंगी। ठीक है, जितनी भी फ्रैक्शंस उनका यूज क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर याद हो गया कि 10% का फ्रैक्शन, ठीक है, मान लीजिए आपको याद हो गया कि 10% का जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास 1/10 है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो ये फ्रैक्शन आपको क्या है, याद है। अब ये फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो इसकी हेल्प से देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो समझना। सबसे पहले जस्ट इमेजिन, उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा 5% की वैल्यू बताओ, तब देखो हम सभी जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि किसी भी वैल्यू का अगर हमें 10% निकाला तो इसका मतलब उसमें 10 का भाग कर दो। अब 5% क्या होता है, 10% का आधा होता है 5%, तो बस आपको क्या करना है, इसका आधा करना है। ठीक है, ये जो 1/10 लिखा है इसका क्या करना है, आधा। इसका आधा करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2.5% की वैल्यू बताओ, 2.5% की, इसका मतलब इसका और आधा करना है, तो इसका और आधा करोगे यानी कि 1/20 में भाग करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आधा कितना हो गया बेटा, 1.25 हो गया, इसका आधा कितना हो गया, 1.25। इसकी वैल्यू बोलूँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/80 मतलब और आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा बताइए 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% की, तो हम सभी जानते हैं कि 10% का डबल है, 2 गुना है, इसका मतलब जो 1/10 है इसका 2 गुना हो जाएगा और 1/10 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 1/5। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 30% की वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं कि 10% का 3 गुना है ये, यानी कि 1/10 है, 1/10 इसमें 3 का गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा बताओ 40% की वैल्यू क्या आएगी, 40% की, तो आप कहोगे 10% का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 10% होता है 1/10, इसका 4 टाइम्स कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2/5। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि क्या तरीका हमारे पास, क्या फायदा है हमारे पास कि अगर हमको फ्रैक्शंस याद है तो हम उसका क्या काम कर सकते हैं। और देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको 100% याद है, आपको याद है कि 100% की फ्रैक्शन 1/1 होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी वैल्यू का अगर आपको 100% निकालना है तो 1 का भाग कर दो, सिंपल सी बात, ये समझाई मैंने। अब देखो इसका यूज बता दें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपको पता है कि 100 का आधा है 50, यानी आधी हो जाएगी 1/2। अगर मैं आपसे कहूँ कि 25% की फ्रैक्शन बताओ, तो आपको और आधी हो जाएगी, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया, आधा करना डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको और आधा कर दो, ये आ गई। अगर मैं कहूँ आपसे कि 6.25% की फ्रैक्शन निकालो, आपको भाई और आधा कर दो, कितनी हो जाएगी, 1/16। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3.125% की फ्रैक्शन बताओ, तो आपको और आधा कर दो, कितनी हो जाएगी, 1/32। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 200% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको इसका डबल यानी कि 2 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि 300% की फ्रैक्शन क्या है, तो आपको इसकी ट्रिपल यानी कि 3 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 400% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपको इसका 4 गुना 4 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं 500% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आपको इसका 5 गुना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1300% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो आप देखो इसका कितना हो गया, 13 गुना। मतलब अगर आपको एक फ्रैक्शन याद है तो उसके व्यापार आप कई सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे और देखिएगा,
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन, थोड़ा सा रुको, छोटा बनाते हैं, पहले 32.5 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 32.5% की फ्रैक्शन मान लीजिए आपको डायरेक्टली याद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, 20% और 12.5%। ठीक है, अब आपने दो भागों में ब्रेक किया क्योंकि 20% की भी फ्रैक्शन आपको आती है और 12.5% की भी फ्रैक्शन आपको आती है। तो आप देखो यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5 है, और 12.5 की कितनी है, 1/8 है। 8 यहाँ पे गया, 5 यहाँ पे, यानी कि 13 हो गया, और अपन में गुणा कर दो तो 13/40। अब देखो जब हम डिटेल में निकाल के दिखाए थे तो 13/40 आई थी कि नहीं, तो ये भी आपके पास हेल्प हो जाती है। और देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 18.75% इसकी फ्रैक्शन बताइए जरा कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ऐसी कठिन फ्रैक्शन जो आपको याद नहीं होती वो भी आप फ्रैक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या हम इसको आप बताओ 12.5 और प्लस 6.25% लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 12.5 का मतलब 1/8 और ये 12.5 का आधा है, इसका मतलब 1/16। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे दो का गुणा कर दूं तो दोनों जगह 16 बन जाएगा, तो 2/16 और 1/16 यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा बेटा, 3/16। अब देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब मैं लिखता हूं उसी बात को जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, 66 सही 2/3%। मान लीजिए मैंने ये लिखा, इसकी फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली नहीं आती, तो इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, एक तो 50%, ठीक है, 50% और प्लस 16 सही 2/3%। अब 50% की फ्रैक्शन बेटा 1/2 होती है और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। अब इसको भी 6 बना लो तो 3/6 बन जाएगा, तो 3/6 1/6 यानी कि 4/6 और 4/6 का मतलब 2/3। तो ये फायदा अगर आपको फ्रैक्शंस आती हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा 83 होल 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो किन्हीं भी दो ऐसे भाग में तोड़ो जिसकी फ्रैक्शन आपको आती है, तो इसको हम 50% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। आप हो गया 50% की फ्रैक्शन 1/2 है और इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/3 है। सॉल्व कर लो, 3 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे मतलब 5 और अपन में कितना 6, तो 5/6 होगी। एक नहीं है, कोई सारी है। जैसे आपसे कहा जाए कि 133 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, तो हम सभी जानते हैं कि इसको हम 100% प्लस 33 होल 1/3% में तोड़ सकते हैं। आप कहोगे 100% की फ्रैक्शन कितनी है, 1 है, और इसकी कितनी है, 1/3 है, तो 3 कम 3 और कितना 4, 4/3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मतलब अगर आपको फ्रैक्शंस याद होती हैं तो उनकी हेल्प से मैंने बताया कि उनके प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, उनका प्रयोग करके आप अदर की फ्रैक्शंस में निकाल सकते हो। मतलब ऐसी वैल्यूज की फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो जिसकी फ्रैक्शंस आपको याद नहीं होती हैं। अगर आपको किसी की फ्रैक्शन याद नहीं है तब, लेकिन ये काम कब कर पाओगे, जितना भी काम मैंने बताया ये बेटा काम तभी कर पाओगे जब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। अगर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट है, ये वाला पोर्शन, तो फिर आप इसका प्रयोग करके क्या कर पाओगे, आप इसका यूज कर पाओगे। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं तभी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए और समझाता हूँ मैं आपको यूजेज ऑफ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का यूज क्या है वो देखिए, कैसे कैसे हम फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं वो चीज हमको समझनी है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 14 सही 2/7% है। जस्ट इमेजिन करो ये वाली बात आपको पता है। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको पता है तो इसके भी पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, 14 सही 2/7% में आपको केवल 2 का गुणा करना है। अब जो 2 का गुणा होगा वो 14 में भी होगा, 2/7 में भी होगा, ध्यान रखना। तो 14 का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 28, और जब 2/7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/7। तो इतना हमारे पास परसेंटेज हो गया। फिर से समझना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि 3/7 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है कि 14 सही 2/7% में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 14 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, और 2/7 में 3 का गुणा करोगे तो 6/7 आएगा, तो 42 सही 6/7% बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसमें कि आपको 6/7 की वैल्यू निकालनी है, 6/7 की, तो आप कहोगे सर 14 होल 2/7% में हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 का 6 में होगा कितना आ जाएगा, 84, 14 6 84, और फिर 2/7 में होगा तो 12/7 आएगा। अब ध्यान रखना बेटा, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से हम बड़ी नहीं रखते हैं, तो 7 से भाग करो 12 में, 7 से भाग करोगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पे जोड़ देना, और बचा कितना 5, तो 85 सही 5/7%, ये हमारे पास उत्तर बन जाएगा। चाहो तो डिटेल में सॉल्व करके देख लेना। तो ये फायदा है हमारे पास कि अगर हमको कोई भी एक वैल्यू आती है तो उसके यहाँ पर हम बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/3 ये हमारे पास 33 होल 1/3% होती है। जस्ट इमेजिन करो कि ये वैल्यू आपको याद है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि देखो 33 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 66, और 1/3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया। लेकिन जब आने लगती है चीजें तो बहुत फास्टली हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं इसमें कि बताओ 4/3 का मल्टीप्लाई करना है, या 4/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको पता है इसका 4 गुना है, तो देखो 33 का 4 गुना करो सबसे पहले, तो 30 का 4 गुना 120 और 3 का 4 गुना कितना 12, यानी कि 132, तो ये 132 बन गया, और इसमें करेंगे तो ये 4/3 आएगा। अब देखो मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी रखते नहीं, तो 3 से 4 में भाग करो, एक बार जाएगा, जितनी बार भाग गया उसको इसमें जोड़ दो, और बाकी जो बचा उसको लिख दो, ये हो गया हमारे पास। बहुत सारे आपको फायदे होने वाले हैं। जैसे और देखें, और भी देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया कितना, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि 1/9 है, और 1/9 यानी कि 1/9, 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। और मान लीजिए हम इसके यहाँ पर आपसे पूछे कि चलो बताओ 2/9 की वैल्यू क्या होगी, 2/9 की, तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है कि इसका डबल है तो डबल करो, 11 का डबल कितना आएगा बेटा 22, और इसका डबल कितना हो जाएगा, तो आपको 2/9। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 5/9 की वैल्यू क्या होगी, 5/9 की, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इसका 5 टाइम्स है, तो 11 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 55, और 1/9 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो आपको 5/9 कितना परसेंटेज। कुछ भी कर सकते हो। आपसे कहा जाए कि 7/9 की वैल्यू निकालो, तो देखो 11 का 7 गुना कितना 77, 7/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/9 हो जाएगा। बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आया? यूजेस ऑफ फ्रैक्शन क्या सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया है? हाँ, दिमाग की बत्ती एकदम जलना चाहिए, है ना? दिमाग की बत्ती जलेगी तभी आप यूज कर पाओगे। जब तक दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं तब तक फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, आपके क्वेश्चंस जो है वो नहीं निकलेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो सारे बच्चों को एकदम जो है बेहतरीन तरीके से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो भी चीजें अभी हमने सीखी हैं उनको समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए आते हैं क्या फॉर्मूले। ठीक है, समराइज करने के लिए क्या आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, तो हम फॉर्मूलेज को समराइज करते हैं।
चिराग पूछा कि सर 1 2 3 4 5 ये फ्रैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है बेटा। देखो 1 भी 1 का मतलब 1/1 है, 2 का मतलब 2/1 है, 3 का मतलब 3/1 है, 4 का मतलब 4/1 है, 5 का मतलब 5/1 है। देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया भी आपको। देखो ये है आपके आपके क्वेश्चन का आंसर। 2 का परसेंटेज वैल्यू 2 का परसेंटेज वैल्यू 200, 3 का परसेंटेज वैल्यू 4 का, 5 का, 13 का, ये सारी भी फ्रैक्शंस है। और फ्रैक्शन इसलिए परसेंटेज बना क्योंकि अगर फ्रैक्शन नहीं होती तो परसेंटेज बनता ही नहीं। तो सारे जितने भी आप काउंटिंग नंबर्स देखते हैं वो सारे फ्रैक्शंस हैं। और कैसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है? सर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? कैसी बातें करते हो मैं? ये तो मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं। आप देखो कई जगह मैंने एग्जांपल दिया, आप देखो यहाँ पर ही, ये आपके सामने, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ठीक है? यहाँ पे देखो 130% न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा। कब मैंने कहा आपको कि ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती? कहा ही नहीं मैंने कहीं ऐसा। आप ही ने अपने मन से सोचा। बताओ मैंने बताया ऐसा कहीं पे? कहीं पे मैंने कहा आपसे कि नहीं भैया जो 1 2 3 4 है वो फ्रैक्शंस नहीं है, या फिर कहीं पे मैंने ऐसा कहा कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, या नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से छोटी होगी? इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया मैंने। ठीक है? ये सारी बातें आपने अपने मन से सोची हैं या आपके अपने मन के सवाल हैं? हाँ चिराग बिल्कुल सही समझे आप। 1 2 3 4 5 आर फ्रैक्शंस बट नॉट परसेंटेज बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज नॉट 100। ठीक है? डेफिनेटली नाउ यू गॉट इट। शुभम आपका भी क्लियर है डाउट? देखिए इन जनरल क्या होता है जब हम किसी चीज को मानते हैं तो हम 100% मानते हैं। ठीक है? इनिशियली जब आप किसी चीज को लेट करते हैं, जैसे आपको छोटी क्लास में बताया गया होगा कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो 100% है। मैं भी 100% हूं, आप भी 100% है, सारे के सारे लोग 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है, ये रूम 100% है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज है 100%। तो इनिशियली जब आप किसी भी चीज को लेते हैं तो बेटा वो 100% ही होती है। ठीक है? लेकिन जब उसमें चेंज आते हैं, जैसे मैंने कहा कि 20% बढ़ा दिया, तो 100% था 20% बढ़ा दिया तो अब 80 थोड़ी हो जाएगा। ये जब 100% आपके पास था 20 बढ़ा दिया तो 120% ही होगा। अगर 30% बढ़ा देंगे तो 100 + 30 130% ही होगा। अगर 40% बढ़ा देंगे तो 100 + 40 वो 140% ही होगा। हाँ बेटा घर जाने वाले थे लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा प्लान में चेंज कर दिया है। ठीक है? चलिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें यहाँ पे जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब मैंने कहा कि हम फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपका डाउट अभी भी हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखिए फॉर्मूले मैंने इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और फॉर्मूले हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पे वीडियो को पॉज कर लेना, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पे वीडियो को पॉज कर लेना और सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिए जो पहले 2 फॉर्मूले हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, एक जैसे हैं, और अंतिम 2 एक जैसे हैं। और यहाँ पर भी ये जो पहले 2 हैं वो एक जैसे हैं और अंतिम 2 जो है वो एक जैसे हैं। तो पहले मैं हिंदी वालों को समझाऊंगा, फिर मैं अंग्रेजी में समझाऊंगा। यानी कि पहला एक्सप्लेनेशन टोटली हिंदी में होगा और अगला जो एक्सप्लेनेशन होगा वो टोटली इंग्लिश में होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया, जबकि यहाँ पे पूछा कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ए और बी के बारे में ही पूछा गया, बस केवल इतना अंतर है कि पहले में उन्होंने ए के बारे में पूछा है और किसको आधार माना है, बी को। दूसरे वाले में उसने बी के बारे में पूछा और ए को आधार माना है। मतलब पूछा गया ए के बारे में तो तुलना करी गई है बी से, और जब बी के बारे में पूछा गया तो तुलना किससे करी गई है, ए से। ठीक है? और हमको प्रतिशत निकालना है तो आप जानते हैं कि अगर प्रतिशत निकालना है तो जो फ्रैक्शन होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी फ्रैक्शन होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब किसी भी फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। पहली बात मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आज से एक चीज और ध्यान रखनी है, आपकी जिंदगी में भी लागू होती है, यहाँ पर भी लागू होती है। आपको क्या यहाँ पे चीज को फॉलो करना है, फॉलो ये करना है कि जिसकी भी वैल्यू हमको चाहिए, यानी हमारी जिंदगी में जो भी डिजायर होगी, हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होता है वो सबसे ऊपर आता है कि नहीं? अगर किसी के मन में आ जाए कि हमको फोन चाहिए तो उस डिजायर को वो सबसे ऊपर रखता है। किसी के मन में आ जाए कि फला व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए इसको अपना बना के छोड़ेंगे, है ना, तो फिर आप वो अचीव कर लेते हो, उस प्रायोरिटी को आप हमेशा पूरा रखते हो, ऊपर रखते हो। तो ऐसे यहाँ पर है जिसके बारे में भी पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसके आधार पर पूछा जाएगा, जिससे तुलना करी जाएगी वो हमेशा कहाँ पे होगा, आधार में होगा, नीचे होगा, यानी कि बेस में होगा। तो जब यहाँ पे ए के बारे में पूछा गया तो ए ऊपर आया और तुलना बी से करेगी तो बी नीचे आया। यहाँ पर बी के बारे में पूछा जा रहा है, तुलना किससे करी जा रही है, ए से, तो ए से तुलना करेगी तो ए कहाँ पे नीचे। तो आपको पहली बात यही ध्यान रखनी है कि जो भी जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, जिससे तुलना करी जाएगी वो नीचे, और इनटू 100 किस लिए आएगा, परसेंटेज के लिए। अगले दो को समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ए की तुलना उन्होंने बी से करी है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यानी कि जो बी है बी की तुलना किससे करी है, ए से। यहाँ पर ए का तुलना बी से किया गया है और यहाँ पे बी का तुलना ए से किया गया है। तो जब तुलना बी से करी जाएगी तो बी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, देख सकते हैं। और जब तुलना ए से करी जाएगी तो ए कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। मैंने कहा जिससे भी तुलना करी जाएगी, जिसके भी आधार पर कोई चीज पूछी जाएगी वो हमेशा कहाँ पे मिलने वाला है, डिनोमिनेटर में मिलने वाला है। ठीक है? आप कहोगे हाँ। अब पूछा गया था अधिक या कम। अगर कभी भी हमको पता करना हो कि किसी के पास कितना अधिक है, किसी के पास कितना कम है, तो हम अंतर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है। ठीक है? मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना कम है, तो आप कहोगे 20 - 10 यानी कि 10 कम है। मैं पूछूं मेरे पास कितना ज्यादा है, तब भी आप 20 - 10 करोगे। यानी कि जब भी कम या ज्यादा पूछा जाता है तो ऊपर हमको कम या ज्यादा के बारे में बताना है, और कम और ज्यादा कैसे बताएंगे, अंतर निकाल के। अंतर वाला साइन है, और अंतर का मतलब है बड़ी वैल्यू से किसको घटाना है, छोटी वैल्यू को घटाना है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमको नहीं पता कि ए बड़ा होगा बी बड़ा होगा, कोई भी बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बड़े से छोटे को घटाइए, वो ऊपर आएगा, और नीचे वही आएगा जिससे तुलना करी जाएगी, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। अगर तुलना बी से करी जा रही होगी तो बी नीचे होगा, अगर तुलना ए से करी जा रही होगी तो ए से होगा। ठीक है? अब मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं टोटली इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए। Guys, first two statements are same and other two statements are same. First one they are asking about A on the behalf of B, and in second one they are asking about the B on the behalf of A. So A can be the required value, B can be the required value, A can be the comparing element and B also can be the comparing element. That means anything can be required and anything can be compared. This is the conclusion. So in first one they are asking about A and comparing with B. In second one they are asking about B and comparing with A. So one thing you have to remember, and what is that thing? We have to remember always comparing element always will be the part of the denominator. Right? Is it clear? So in first one comparing element is B, that's why B is the part of the denominator, and in second one comparing element is A, that's why A is the part of the denominator. And a required value always will be the part of numerator. A required value always will be the part of numerator. And why we are multiplying by 100, you know well. When we multiplied any fraction into by 100, then it will convert it into the percentage. So simply we can say for the percentage value we have to multiply by 100. For percentage value we have to multiply by 100. Guys, if you will focus on the other two, so in other two what is required? In both the statement we have to find out the difference between A and B.
In first one we have to find out A is how much percent more or less than B, and in second one we have to find out B is how much percent more or less than A. So in both the statement we have to find out the difference between A and B. But what is the difference between both the statement? Difference is very clear. In first one they are asking about A. A is how much more or less than B. That means on the behalf of B. So B is the comparing element, and in next one A is the comparing element. And comparing element always will be the part of denominator. And as you know, we have to find out what is more or what is less. So how we can find out it? To find the difference between A and B. When you will get the difference between A and B, so you will get what? You will get what is more or what is less. And again, why we are multiplying by 100? So we are multiplying by 100 for getting the value into the percentage only. चलिए बताइए भैया, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? आई एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो जो भी चूंकि इसको समझना बहुत जरूरी था, इसके बीच डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी था। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूले का मतलब है कंप्लीट रिवीजन है आपका। जो कुछ भी इससे पहले मैंने सिखाया था ना, उस पूरी वैल्यूज का कंप्लीट रिवीजन है, आपका कंप्लीट कंक्लूजन है। और सारे बच्चों को जो भी दिक्कत आती है बाद में वो यहाँ पर ही आती है कि सर ये बी आपने नीचे क्यों लिख दिया या फिर ए आपने नीचे क्यों लिख दिया। सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बातें हर एक चीज हर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे अभी आपको इनको समझने के लिए। पहला वाला फॉर्मूला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, बार बार आप देखोगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इन सारे कांसेप्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमको क्या करना है, आज के लिए हमको इतना ही रखना है। कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल से हम लोग सीधा इसके क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन से करेंगे स्टार्ट, कल मतलब नेक्स्ट सेशन में यानी कि मंडे से। मैं चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें आप सारे के सारे बच्चे कंप्लीट करके लाएं। जो चीज आपको होमवर्क में दी है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है अच्छे से, उसको भी आप क्या करें, कंप्लीट करें। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आज मैंने आपको क्या कंप्लीट कराया है, आज मैंने परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट कराया है, आज मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज के क्वेश्चन कराए हैं, आज मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन के क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस के भी बताई हैं और उनके फॉर्म भी बताए हैं। इस वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। मतलब यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया, होमवर्क दिया, और होमवर्क में ये है कि आपको सारी चीजों को अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना। अभी क्वेश्चन हमने कोई भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे टास्क था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक दो बच्चे के मैं कमेंट देख रहा था जो कि एवरेज से रिलेटेड थे। तो एक बच्चे का कहना था कि सर एवरेज के जो क्वेश्चन है वो हमने किरण से लगा लिए हैं, लेकिन उसमें जो एजेस वाले क्वेश्चन है वो नहीं बनना है। तो आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। एवरेज के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एजेस के क्वेश्चन अभी आपको नहीं कराए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एजेस अभी आपका पढ़ना बाकी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्योर एवरेज के होंगे वो तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें किसी अदर चैप्टर का कांसेप्ट यूज हो रहा होगा वो नहीं बनेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस को पढ़ लेंगे तब आप उनको सॉल्व करेगा तो वो भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, एक और बच्चा था जिसका जो है क्वेश्चन आता था एवरेज से रिलेटेड। ये सर एवरेज से हमने करंट पब्लिकेशन से क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बने, कोई बात नहीं। ये अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक है, और कभी भी आप मान लीजिए कि 100% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। अगर आपने अपने आप से सॉल्व किए तो आप मान लीजिए कि 60 से 70%, 80% तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कांसेप्ट समझा होगा तो 80% तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे बच जाएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको हाँ, अगर ऐसा हुआ कि आपसे 20% सॉल्व हुए, 80% आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कांसेप्ट को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो आप बार-बार क्या करेंगे, कांसेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, बार-बार क्या करेंगे, कांसेप्ट पे काम करेंगे, कांसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो, 20% नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उनको आपको क्या करना है, उनको आपको डिस्कस करना है। डिस्कस कैसे करना है? कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेंगे। नहीं सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं ले रहे हैं। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, बहुत सारे बच्चे आप लोग वहां पे ऐड होंगे। आपको अपने क्वेश्चन की इमेज डालनी है और अपने क्वेश्चन की इमेज डालोगे और उसमें लिखोगे कि प्लीज फाइंड इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वहां पे जो अदर बच्चे होंगे वो आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, वहां पर अदर बच्चे क्या करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे एक बच्चा मैं देख रहा था, कोई बच्चा लिख रहा था कि सर मैंने रात में 2 बजे टेलीग्राम पर जो है वो क्या किया था, क्वेश्चन डाला था, लेकिन वहां पे रिप्लाई नहीं किया किसी ने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन डाला और सारे बाकी सारे लोग एकदम ठलुआ बैठे हैं और जैसे ही मैं डालूंगा मैं हूं सेलिब्रिटी आदमी, सारे के सारे लोग हमारा मैसेज देख के सॉल्यूशन में लग जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आपने डाल दिया, उसके बाद आपको इंतजार करना है। ठीक है, उसके बाद आप वेट करिए, इंतजार करिए जब उसको कोई व्यक्ति देखेगा, क्योंकि तुम रात्रि चर हो, तुम रात में 2 बजे जाग रहे हो, जरूरी नहीं है सारे बच्चे जाग रहे हो। ठीक है, तो जो जब उसको देखेगा वो बच्चे कहीं ना कहीं रिप्लाई उसमें करते हैं, लेकिन बहुत सारी देखिए फालतू बातें भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फालतू वाले बच्चों के कमेंट को अवॉइड करके आपको अपनी काम की चीजें निकालनी है। ठीक है, तो ये काम आपको वहां पे करना है, वहां पे आपको धीमे-धीमे सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप आपस में जो आपके बैचेस के ग्रुप होते हैं, आपका बैचेस का एक स्पेशल ग्रुप होगा, उसमें भी जाके आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, और फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपका कहीं से सॉल्व नहीं हुआ या कुछ नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हो। तो मैं जब मेरे से जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं कभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताता, मैं आपके सॉल्यूशन मांगता हूं कि आपने क्या किया, और मैं केवल ये बताता हूं कि आप कहां गलत कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी कभी आप मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व सेशन के लिए बोलो, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप मेरे पास भेजोगे, पर्सनली मेरे को भेजोगे या पर्सनली मेरे से पूछना चाहोगे, जैसे हमारी टीम भी बताती है, तो आप वहां पे ध्यान रखना कि वहां पे आपको अपना क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन नहीं भेजना है कि आपने क्या किया, और आपने कुछ नहीं किया इसका मतलब पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आप कुछ नहीं समझ पाए। ठीक है, ये अलग-अलग चीजें हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी तैयारी को जो है वो और बेहतर बनाना है, कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी ने बुक नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं, बुक लेना कंपलसरी नहीं है। जो चीज आपको कराएंगे उसको कर लीजिए, क्विज लगा लीजिए, डीपीपी लगा लीजिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर दे लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।